बच्चों, आज हम सहलग्नता एवं जीन विनिमय के अंतर्गत लिंग सहलग्नता की वंशागतिकी और रंग वर्णांधता इसी के अंतर्गत और हीमोफीलिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लिंग सहलग्नता की वंशागतिकी, इसके बारे में देख लेते हैं। पहले ऐसा विश्वास किया जाता था या ऐसा माना जाता था कि जीवों में जो लिंग गुणसूत्र हैं, उन लिंग गुणसूत्र में उपस्थित जो जीन्स होते हैं, वही जीन्स जो होते हैं वो पैतृक कैरेक्टर्स को या लैंगिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करते थे। लेकिन अब यह बात भी स्पष्ट हो गया है कि लिंग गुणसूत्रों में विद्यमान जीन्स के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी जीन्स होते हैं जो सोमैटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, या कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं। इन लक्षणों को लिंग गुणसूत्रों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है। तो ऐसे जीन्स जो होते हैं वो सहलग्न जीन्स कहलाते हैं, अर्थात वे गुण जिनके जीन्स जो है लिंग गुणसूत्रों पर विद्यमान होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। ऐसे जीनों को ऐसे गुणों को जो है सहलग्न गुण कहा जाता है। और इन सहलग्न गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होना अर्थात वंशगत होना, वो कहलाता है सहलग्न जीन सहलग्न वंशागतिकी। जीन सहलग्न वंशागतिकी अर्थात जो है, चूंकि वो उन गुणों का या उन लक्षणों का या उन जीन्स को जो है लैंगिक गुणसूत्रों के द्वारा या लिंग गुणसूत्रों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित किया जा रहा है। वास्तव में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स जो लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, ये इनमें से एक्स क्रोमोसोम्स, एक्स गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र के अंतर्गत है, ये सही मायने में यही एक लिंग सहलग्न गुणसूत्र होता है। लिंग सहलग्न गुणसूत्र होता है, इसलिए एक्स क्रोमोसोम जो है लिंग सहलग्न गुणसूत्र होगा, क्योंकि यही एक्स क्रोमोसोम्स एक संतान को समान रूप से माता और पिता दोनों से प्राप्त होता है। अर्थात माता के शरीर में जो लिंग गुणसूत्र है, एक्स गुणसूत्र है, उस एक्स गुणसूत्र में उपस्थित जीन्स या फिर पिता के शरीर में उपस्थित जो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन्स, समस्त जीन्स जो है एक जनक से संतान में हस्तांतरित होते हैं। जबकि जो वाई क्रोमोसोम्स होता है, ये वाई क्रोमोसोम्स मात्र जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पुरुष में ही हस्तांतरित होता है, ये मादा में या महिलाओं में हस्तांतरित नहीं होता। जबकि एक्स क्रोमोसोम जो है, एक्स गुणसूत्र जो है, वो दोनों में हस्तांतरित हो रहा है संतानों में, मतलब फीमेल में भी, गर्ल्स में भी जाता है और बॉयज में भी जाता है, अर्थात लड़कों में भी इसका स्थानांतरण होता है। तो ये जो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इस एक्स क्रोमोसोम्स को ही सही मायने में हम लिंग सहलग्न क्रोमोसोम्स या लिंग संलग्न गुण सूत्र कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर जितने भी जीन्स हैं एक्स गुणसूत्र के अंदर, ये वो पूरे जीन्स एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो रहे हैं, जो समान रूप से माता और पिता दोनों से एक संतान को प्राप्त होते हैं। अब ये मनुष्य के जो लिंग संलग्न गुण कौन कौन से हैं, ये देख लेते हैं। मनुष्य के लिंग संलग्न गुण, लिंग संलग्न गुण का मतलब ये होता है कि ऐसे गुण जो पैतृक कैरेक्टर्स के साथ साथ, मतलब जनकों के साथ जो है उनके दैहिक कोशिकाओं के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, ऐसे गुण होते हैं जो एक साथ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। वो भी किसके माध्यम से होते हैं? लिंग गुणसूत्र के माध्यम से हस्तांतरित होते हैं। इसलिए उन जीन्स को हम लिंग संलग्न जीन्स कहते हैं, और उन लिंग संलग्न जीन्सों का एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अर्थात जनक से उसके संतान में हस्तांतरित होने की जो घटना होता है वो कहलाता है लिंग संलग्न वंशागतिकी। तो इसके अंतर्गत जो कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो लिंग संलग्न गुण कहलाएंगे, जैसे बहुत सारे मनुष्य में ही हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं या बहुत सारे ऐसे मनुष्य में जो है लिंग संलग्न गुण है जो परिलक्षित एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिलक्षित होते हैं। जैसे रंग वर्णांधता, हीमोफीलिया,
मायोपिया, गंजापन, इसी प्रकार हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस का मतलब होता है बालों कान बाह्य कर्ण में जो है बालों का उगना। ये ऐसे कुछ लक्षण हैं या ऐसे कुछ गुण है जो लिंग गुणसूत्रों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। इसमें से जैसे गंजापन है और हाइपर ट्राइकोसिस है, इसके जो प्रभावी जीन जो होता है हमेशा पुरुषों में विद्यमान होता है, इसलिए ये जो दोनों बीमारियां जो है मुख्य रूप से पुरुषों में ही हस्तांतरित होते हैं। उसी प्रकार जो हीमोफीलिया और मायोपिया और रंग वर्णांधता, ये भी ज्यादातर पुरुषों में होने वाला रोग होता है। महिलाएं जो है इसके मादा जो है इनके या महिलाएं जो है इनके वाहक होते हैं, क्योंकि इनके जो प्रभावी जीन होता है मुख्य रूप से एक्स क्रोमोसोम्स में भी होता है और वाई क्रोमोसोम्स में भी होता है। तो चूंकि जैसे रंग वर्णांधता की बात करें तो इसकी जो प्रभावी जीन एक एक्स क्रोमोसोम से और प्रभावी जीन जो है दूसरे एक्स क्रोमोसोम्स में उपस्थित है, तो जब तक महिला का दोनों क्रोमोसोम्स एक्स ना हो तब तक उसमें वर्णांधता की बीमारी नहीं होगी। तो इस प्रकार से ज्यादातर ये लक्षण जो होते हैं, संलक्षण जो होते हैं वो पुरुषों में ही देखने को मिलते हैं। अब तक मनुष्य में लगभग 120 दैहिक गुणसूत्रों का या दैहिक जीनों का जो है पहचान कर लिया गया है, जो लिंग गुणसूत्रों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। तो ये मनुष्य के लिंग संलग्न लक्षण के अंतर्गत या गुण के अंतर्गत हम ये देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे गुण हैं। इनको मुख्य रूप से 3 प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। एक तो एक्स संलग्न गुण, पहला संलग्नता या पहला जो गुण ले लेते हैं एक्स संलग्न गुण, या फिर यहां पे लिख देते हैं लक्षण। तो एक्स संलग्न लक्षण का मतलब ये होता है कि मनुष्य के जो एक्स गुणसूत्र जो मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं लिंग गुणसूत्र, उनके माध्यम से जो दैहिक जीनों के जो कुछ जीन्स होते हैं उन जीनों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में या फिर लिंग संलग्न जो गुण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब हस्तांतरित किया जाता है तो वो कहलाता है एक्स संलग्न लक्षण। जैसे अभी वर्णांधता की बात कर रहे थे, हीमोफीलिया की बात कर रहे थे, ये चूंकि एक्स क्रोमोसोम्स जो है दोनों में समान रूप से संतान में जो है माता और पिता दोनों से समान रूप से प्राप्त होता है, इसलिए इसका स्थानांतरण या सही मायने में इसी को एक्स गुणसूत्र जो होता है उसी को हम सही मायने में लिंग संलग्न गुण के नाम से जानते हैं। दूसरा वाई संलग्न लक्षण, तो वे लक्षण जो वाई क्रोमोसोम से उपस्थित जो वाई क्रोमोसोम्स के द्वारा जो है वाई गुणसूत्र के द्वारा पैतृक कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करने का कार्य किया जाता है, इसलिए इसको वाई संलग्न लक्षण के नाम से जानते हैं। चूंकि वाई जो क्रोमोसोम्स होता है, वाई गुणसूत्र जो होता है वो हमेशा पुरुष से पुरुष में ही स्थानांतरित होता है, ये पुरुष से महिला में स्थानांतरित नहीं होगा, इसलिए इसका स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे से तीसरे पीढ़ी, पुरुष से पुरुष में ही स्थानांतरित होगा। और इसमें जो भी संलक्षण उत्पन्न होंगे या जो भी गुण उत्पन्न होंगे वो गुण वाई क्रोमोसोम्स के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अर्थात पुरुषों में ही उसको पहुंचाया जाएगा। तीसरा एक्स वाई संलग्न लक्षण। एक्स वाई संलग्न लक्षण के अंतर्गत जो दैहिक जीन्स होते हैं या दैहिक लक्षण होते हैं कुछ, उन लक्षणों को मनुष्य के जो लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई के द्वारा समान रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब हस्तांतरित किया जाता है तो ऐसे लक्षणों को जो है हम एक्स वाई संलग्न लक्षण के नाम से जानते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों को जो है वो संलक्षण एक्स क्रोमोसोम्स या फिर वाई क्रोमोसोम्स के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करके या स्थानांतरित करके प्राप्त होता है। अब देख लेते हैं रंग वर्णांधता या कलर ब्लिंडनेस।
रंग वर्णांधता या कलर ब्लेंडनेस एक संलग्न लक्षण है जो लिंग गुणसूत्रों के माध्यम से जो है इनके जो कारक जीन्स होते हैं उन जीन्स को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है। तो रंग वर्णांधता का मतलब ये होता है कि ऐसे बीमारी या ऐसे अनुवांशिक बीमारी जिसमें दो मिलते जुलते रंगों में जो है एक व्यक्ति जिसको जो रंग वर्णांधता से ग्रसित रहता है वो मिलते जुलते रंगों में अंतर नहीं कर पाता। खासकर लाल हरा या लाल हरी जो वर्णांधता है ये व्यक्तियों में जो है ज्यादातर देखने को मिलता है। अर्थात जो व्यक्ति लाल हरी वर्णांधता से ग्रसित है वो व्यक्ति के पास यदि हम लाल रंग को दिखाएं और बोले कि कौन सा रंग है तो या तो उसको लाल बोलेगा या फिर हरा बोलेगा, या फिर हरा रंग को दिखाया जाता है तो या तो उसको लाल बोलेगा या फिर हरा बोलेगा, मतलब कोई भी दोनों रंग को एक ही रंग बोलेगा। तो इस तरीके के जो वर्णांधता जो होता है उसको कहते हैं रंग वर्णांधता। अब यहाँ पर लाल रंग का मान लो वर्णांधता है, लाल रंग वर्णांधता से यदि वो ग्रसित है तो उसमें जो होने वाली जो बीमारी है उसको कहते हैं प्रोटेनोपिया। मतलब उसमें जो बीमारी जिस बीमारी से वो ग्रसित है वो कहलाता है प्रोटेनोपिया। और यदि हरे रंग से या हरी रंग के वर्णांधता से वो ग्रसित है तब वो कहलाता है ड्यूरोनेपिया। इस प्रकार से ये दो प्रकार के वर्णांधता हो सकते हैं, लाल हरी वर्णांधता या फिर लाल रंग वर्णांधता या हरे रंग वर्णांधता। इस वर्णांधता में व्यक्ति जो है या तो लाल को लाल ही बोलेगा या फिर उसको हरा बोलेगा, मतलब मिलते जुलते रंगों में अंतर नहीं कर पाना ही कहलाता है वर्णांधता। अब इस वर्णांधता के जो अप्रभाविक जो कैरेक्टर्स होता है, लक्षण जो होता है वो लिंग गुणसूत्र के जो एक्स क्रोमोसोम्स होता है इसमें उपस्थित होता है। एक अप्रभावी जीन हो गया और दूसरा जो प्रभावी जीन होता है वो भी एक्स गुणसूत्र पर ही विद्यमान होता है। मतलब एक एक्स गुणसूत्र जो है वर्णांधता के जो कारक जो जीन होगा वो जीन में एक प्रभावी होगा और एक अप्रभावी होगा और दूसरा प्रभावी होगा। तो इसको हम असुविधा से बचने के लिए यहाँ पर एक्स और एक्स न लिखकर जो अप्रभावी जीन है उसको तो एक्स दर्शाते हैं, लेकिन जो प्रभावी जीन है उसको दर्शाते हैं सी से। तब जो वर्णांधता के जो प्रभावी जीन है वो होता है एक्स और अप्रभावी जीन भी पाया जाता है किस पे, एक्स पे, है ना। लेकिन चूंकि दोनों एक्स एक्स है तो उस समय हमें ये पहचान नहीं होगा कि कौन जो है प्रभावी जीन है और कौन अप्रभावी जीन है। तो इसको इस असुविधा से बचने के लिए हम अप्रभावी जीन को तो एक्स से ही प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो प्रभावी जीन होता है उसको सी से व्यक्त करते हैं। तो सी से व्यक्त कर रहे हैं तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि उसकी वंशागति की हो रही है। तो जो उत्पन्न संतान है वो उस उत्पन्न संतान में कौन वर्णांधता से या रंग वर्णांधता से कलर ब्लिंडनेस से ग्रसित होगा, कौन वाहक होगा, है ना, और कौन सामान्य होगा। अब इससे पहले एक चीज बताया कि महिलाओं में जो है दो क्रोमोसोम्स है, दोनों एक्स एक्स है। अब मान लो एक एक्स क्रोमोसोम्स है और एक जो है वाई क्रोमोसोम्स है। उस समय वो व्यक्ति जो है वो महिला जो है वर्णांधता से ग्रसित नहीं हो सकता, वो सामान्य ही होगा। जब तक ये दोनों क्रोमोसोम्स एक्स एक्स ना हो या एक्स और सी ना हो तब तक वो उससे पीड़ित नहीं हो सकता। तो अब इसकी वंशागतिकी किस प्रकार होती है इसको देख लेते हैं। वर्णांधता की वंशागतिकी। मान लो एक वर्णांध पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से कराया जाए, या फिर यहां पर लिख सकते हैं हम वर्णांध पुरुष और सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों की वर्णांधता की वंशागतिकी।
एक वर्णाध पुरुष की विवाह जो है सामान्य स्त्री के साथ कर दी जाए, तो उससे जो संतान उत्पन्न होंगे उनमें उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या होगा, उनकी वंशागति की किस प्रकार होगी, इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो जो सामान्य स्त्री है, सामान्य स्त्री, इसके लिए हम कारक इस्तेमाल करते हैं X और X, क्योंकि ये जो है अप्रभावी कारक है और वो महिला किस प्रकार की है, सामान्य है, इसलिए इसके जो कारक हो गए क्या हो गए, X और X। और जो पुरुष है वर्णाध पुरुष, इसके लिए हम कारक इस्तेमाल कर लेते हैं C, और ये जो है किसको प्रदर्शित करेगा, Y क्रोमोसोम्स को। किसके स्थान पर C का इस्तेमाल किया गया है, X गुणसूत्र के स्थान पर, क्योंकि X गुणसूत्र में अप्रभावी जीन और X गुणसूत्र में ही क्या पाया जाता है, उसके प्रभावी जीन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो एक C हो गया जो किसको प्रदर्शित कर रहा है, प्रभावी जीन को, और दूसरा हो गया Y। तो Y चूंकि X का आकार और Y के आकार में अंतर होता है ना, कौन सा बड़ा होता है, X बड़ा होता है और Y छोटा होता है, इसलिए इसको हम इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर युग्मक बनेगा, है ना, यहाँ पर युग्मक बनेगा क्या, X और दूसरा युग्मक भी बनेगा X। इसी प्रकार यहाँ पर युग्मक बनेगा C और एक युग्मक बनेगा Y। ये हो गए गैमेट्स। अब इनका आगे क्रॉस कराया जाए, या जब इनमें प्रयोग होगा, निषेचन होगा, तो X से X और एक हो गया C, ये जो संतान उत्पन्न हुआ है ना, यहाँ पर X है और यहाँ पर क्या है, C है। C किसके बदले में इस्तेमाल किया गया है, X के बदले में। तो जो स्त्री हुई है ना, जो स्त्री हुई वो क्या होगी, वाहक होगी, उस बीमारी का क्या करेगी, वहन करेगी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उसको बढ़ाएगी। इसी प्रकार यहाँ से X और यहाँ से C, X और C, इसके भी कैरेक्टर सेम हो गए, है ना। X अप्रभावी जीन, X जो है अप्रभावी जीन है और C जो है प्रभावी जीन है। तो प्रभावी जीन है, जब तक ये दोनों C ना हो तब तक महिला जो है, स्त्री जो है क्या नहीं हो सकती, वर्णाध नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए भी X और C है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, वाहक स्त्री होगा। ठीक है, फिर दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर Y के साथ इसका जब वो होगा तो X और Y, जो लड़का उत्पन्न होगा, है ना, वो किस प्रकार का होगा, यहाँ पे X और यहाँ पर C है ना, ये Y हो गया, Y अर्थात सामान्य। इसी प्रकार यहाँ से A और इसका जब युग्मन होगा तो इससे भी जो लड़का उत्पन्न होगा वो होगा सामान्य। तो यहाँ पे क्या देखे, एक वर्णाध पुरुष का विवाह किसके साथ कराया जा रहा है, सामान्य स्त्री के द्वारा, है ना। तो उसके द्वारा जितने भी संतान उत्पन्न हुए उनकी वंशागतिकी में हमने क्या देखा, 50% जो पुत्रियां हैं, है ना, वो क्या होंगे, वाहक होंगे, अर्थात बीमारी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करेंगे। वो बीमारी से ग्रसित नहीं है ना, बीमारी जो है दो प्रकार को, एक तो वाहक के रूप में और दूसरा बीमारी से ग्रसित। तो ये बीमारी से ग्रसित नहीं है, बल्कि क्या कर रहे हैं, उस बीमारी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाएंगे। मतलब इनसे जो उत्पन्न संतान जो उत्पन्न होंगे वो बीमारी को उत्पन्न कर सकते हैं। और इसमें 50% जो पुत्र उत्पन्न हो रहे हैं, ये क्या है, सामान्य। क्यों सामान्य होंगे, क्योंकि इनके जो प्रभावी कारक जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, इस प्रकार इनकी वंशागतिकी होती है, किसकी, वर्णाध पुरुष और सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न जो संतानों की वर्णांधता की वंशागति की। अब हम देखते हैं दूसरा और उदाहरण ले लेते हैं इसी में। सामान्य पुरुष
और वाहक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागति की। पहले कंडीशन में क्या था? सामान्य स्त्री और वर्णांध पुरुष। अब दूसरा हम उदाहरण ले लेते हैं। सामान्य पुरुष का विवाह जो है किसके साथ करा दें? वाहक स्त्री के साथ, है ना। तो उनसे उत्पन्न संतानों की वंशागति की किस प्रकार होगी, वो बीमारी का कितना % कैरेक्टर जो है आगे हस्तांतरित होगा। तो वाहक स्त्री और सामान्य पुरुष। वाहक स्त्री के लिए कारक लेते हैं, क्या निकाले थे अभी? X और दूसरा C। एक कारक जो है क्या है? अप्रभावी और दूसरा कारक प्रभावी है, इसलिए क्या हो गया? वाहक। और दोनों में C होता तो क्या होता? यहां पर यदि दोनों जीन को हम क्या लिखते या दोनों क्रोमोसोम्स को क्या लिखते? C लिखते, तो किससे पीड़ित हो जाता वो? वर्णांधता से, है ना। तो ये हो गया। इधर सामान्य पुरुष के लिए इसका X जो अप्रभावी जीन है और दूसरा Y, इससे युग्मक बनेगा, 2 युग्मक बनेंगे, इसमें भी 2 युग्मक बनेंगे। इससे युग्मक क्या क्या बनेगा? X और दूसरा C। इससे युग्मक बनेगा X और दूसरा Y। ठीक है। अब इनको आगे क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं फिर से, मतलब युग्मनज बनेगा, है ना। पहले युग्मक बना, उसके बाद क्या बनेगा? युग्मनज। तो जब युग्मनज बनेगा तो यहां से 1 और यहां से 1, दोनों क्या हो गए? X अर्थात जो गर्ल्स उत्पन्न होगी, लड़की उत्पन्न होगी, क्या होगी? सामान्य होगी। ठीक है। फिर एक X और एक C, है ना। ये जो दूसरा संतान उत्पन्न हुआ वो क्या होगी? वाहक पुत्री होगी। ठीक है। फिर यहां से X और Y जो संतान उत्पन्न हुआ, संतान लड़का जो उत्पन्न हुआ या पुत्र जो उत्पन्न हुआ, उसमें अप्रभावी जीन है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? सामान्य पुत्र। और ये दोनों आपस में वो करेंगे, युग्मक बनाएंगे, तो यहां पर एक C और फिर Y, उससे उत्पन्न जो संतान होगा क्या होगा? वर्णांधता से ग्रसित होगा। मतलब 25% जो पुत्रियां हैं, है ना, सामान्य पुत्रियां कितने % बनेंगे? 25%। उसी प्रकार दूसरा वाहक पुत्रियां, ये कितने होंगे? 25%। तीसरा सामान्य पुरुष लड़का या पुत्र, ये बनेंगे 25%। और वर्णांध पुत्र होंगे 25%। ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं सामान्य पुत्री, वाहक पुत्री, सामान्य पुरुष या सामान्य पुत्र और वर्णांध पुत्र। इस प्रकार से इनकी वंशागति की होती है ना। जब सामान्य पुरुष का विवाह किसके साथ कराया जा रहा है? वाहक स्त्री के साथ कराया जा रहा है, तो उसमें से सामान्य पुत्रियों की संख्या कितनी होगी? 25%, है ना। फिर वाहक पुत्रियों की संख्या कितना होगी? ये भी 25%। सामान्य पुत्र कितने उत्पन्न होंगे? 25%। और वर्णांत या वर्णांधता से ग्रसित
पुत्र कितने उत्पन्न होंगे? 25%। इस तरीके से इनकी वंशागतिकी होती है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये दूसरा उदाहरण हो गया सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में जो है वर्णांधता की वंशागति की। अब एक और उदाहरण इसी में ले लेते हैं। अगला उदाहरण लेते हैं वर्णांध पुरुष और वाहक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागतिकी। जब एक वर्णांध पुरुष का विवाह जो है वाहक स्त्री के साथ कराई जाए, ठीक है, तो उनसे जो उत्पन्न जो संतान है उनकी वंशागतिकी किस प्रकार की होगी। यहाँ पर वो देख लेते हैं। वाहक स्त्री, इसके लिए कारक क्या होगा? X और C, है ना। एक प्रभावी और एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। इसका विवाह किसके साथ कराया जा रहा है? वर्णांध पुरुष। तो वर्णांध पुरुष के लिए कारक क्या होगा? C और Y। C और क्या होगा? Y होगा। इसमें युग्मक बनेंगे, दो प्रकार के युग्मक, इसमें दो युग्मक, इसमें वो युग्मक क्या क्या होंगे? X और C, इसी प्रकार C और Y। अब इनसे आगे जो जायगोट बनेगा उसमें देख लेते हैं वंशागति की। X और C और C। इस तरफ X और Y और दूसरा C और Y। अब यहाँ पर जो चार प्रकार की संतति उत्पन्न हुए, चार संतति में पहले का कारक क्या है? X और C। X और C है, मतलब स्त्री क्या होगी? जो पुत्री उत्पन्न हुई है वो क्या होगी? वाहक पुत्री। यहाँ पर एक दोनों कारक अब क्या हो गए? प्रभावी हो गए, है ना। जब दोनों कारक प्रभावी हो गए तो जो पुत्री होगी क्या होगी? वर्णांध पुत्री होगी। फिर यहां पर देख रहे हैं X और Y। X और Y, X जो है अप्रभावी जीन है और Y भी वहां पर वर्णांधता का अप्रभावी जीन है, इसलिए ये जो पुत्र होगा वो क्या होगा? सामान्य पुत्र। और दूसरा कारक जीन है क्या? कैपिटल C। ये हो गया C और हो गया Y, तो प्रभावी जीन C है ना, और Y जो है अप्रभावी जीन है उसके सापेक्ष। तो पुरुष या पुत्र जो होगा वो क्या होगा? बीमारी से ग्रसित, अर्थात वर्णांध पुत्र। तो इस प्रकार वर्णांध पुरुष और वाहक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागतिकी को देखें तो 25% जो पुत्री उत्पन्न हो रही हैं, ये 25% पुत्री क्या होंगी? वाहक होंगी, है ना। 25% पुत्री क्या होंगे? वर्णांध होंगे, है ना। फिर 25% जो पुत्र होंगे वो सामान्य होंगे और 25% जो पुत्र होंगे वो वर्णांधता से ग्रसित होंगे।
ठीक है। तो इस प्रकार से और भी हम वो कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर क्रम को चेंज करके दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हीमोफीलिया, दूसरा संलग्न गुण या संलग्न लक्षण। हीमोफीलिया, ये हीमोफीलिया मनुष्य में होने वाला एक सबसे अधिक खतरनाक बीमारी है, ठीक है। हीमोफीलिया मनुष्य में होने वाला एक सबसे खतरनाक बीमारी है, जो ऐसे लिंग संलग्न बीमारी होता है या गुण होता है जो एक आनुवांशिक बीमारी के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है, ठीक है। जो व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित है, उस व्यक्ति के शरीर में मान लो किसी अंग में कहीं पर चोट लग गया है ना, तो चोट लगने से उस स्थान से क्या होता है, उस स्थान की धमनियां फट जाती हैं, है ना, और जब धमनियां फट जाती हैं तो उससे रक्त बाहर बहना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब हीमोफीलिया से वो ग्रसित है तो उस व्यक्ति में जो रक्त बाहर बह रहा है, उस कंडीशन में उसकी उस धमनी पर जहां पर रक्त जो है बाहर बह रहा है, रुधिर बाहर बह रहा है, वहां पर रुधिर का थक्का नहीं बन पाता, ठीक है। हमें मालूम है कि सामान्य दशा में प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति में 2 से लेकर 8 मिनट के अंदर क्या होना चाहिए, रुधिर का थक्का बन जाना चाहिए, तब वो व्यक्ति जो है क्या होगा, बच पाएगा, जीवित रहेगा, है ना। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता, 2 से 8 मिनट के अंदर में जिस स्थान पर चोट लगा है उस स्थान से रक्त जो है बहना शुरू हो गया और मान लो 2 से 8 मिनट के अंदर में जो है रुधिर का थक्का नहीं बन पाया, तो उस कंडीशन में उसके शरीर की धमनियों में शरीर में जितने भी रक्त है वो उसी चोट के माध्यम से शरीर से बाहर बह जाएगा। और जब रुधिर पूरा बाहर बह जाएगा, चूंकि रुधिर का कार्य हम पढ़ चुके हैं, है ना, हमारे शरीर में जितने भी पदार्थों का आदान प्रदान जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, रुधिर के द्वारा किया जा रहा है, तो पूरे कार्य अवरोध हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जिसके शरीर में इसके कारक जीन होते हैं, है ना, वो किससे ग्रसित हो जाता है, हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाता है। अब तक 2 प्रकार के हीमोफीलिया के बारे में खोज किया गया है, एक तो हीमोफीलिया ए और दूसरा हीमोफीलिया बी। जो हीमोफीलिया जो है अब तक जो है मनुष्य में 2 प्रकार के हीमोफीलिया का क्या किया गया है, पता लगाया गया है, ठीक है। एक हीमोफीलिया ए और दूसरा हीमोफीलिया बी। इसके लिए जो कारक वो उसमें उपस्थित होता है वो कहलाता है एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, ये कारक उसमें पाया जाता है ना, मतलब जो जीन होता है एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन होता है, जिसके कारण रुधिर का थक्का क्या नहीं हो रहा है, नहीं बन पा रहा है। एक्चुअली रुधिर का थक्का बनता है तो जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं शरीर में, कोशिकाओं में, रुधिर कोशिकाओं में, वही थ्रोम्बोसाइट जो है प्रोथ्राम्बिन के रूप में एक्टिवेट होकर क्या करते हैं, फाइबर्स का निर्माण करते हैं। तो ये इसकी उपस्थिति में रुधिर का क्या नहीं बन पा रहा है, थक्का नहीं बन पा रहा है, ठीक है। किसमें, हीमोफीलिया ए में। दूसरा है हीमोफीलिया बी। तो इसके लिए जो कारक होता है वो कारक जो होता है कहाँ पाया जाता है, रुधिर के प्लाज्मा में। कहाँ पाया जाता है, रुधिर प्लाज्मा में, है ना। रुधिर के 2 घटक होते हैं, एक घटक को क्या कहते हैं, प्लाज्मा जो तरल होता है, और दूसरा ब्लड कॉर्पस्कल्स, रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर कणिकाओं के अंतर्गत कितने कणिकाएं होते हैं, 3। क्या क्या, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। यही जो प्लेटलेट्स होते हैं, रुधिर के थक्का, जब भी रुधिर के थक्का बनने की आवश्यकता होती है, बनने की आवश्यकता होती है, तो वही प्लेटलेट्स जो है रुधिर के थक्का बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा में इसके जो जीन, कारक जीन जो होते हैं वो स्थित होते हैं, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन,
प्लास्टिन के रूप में विद्यमान होते हैं। तो इस प्रकार से हीमोफीलिया कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, और दोनों ही हीमोफीलिया बहुत ही घातक होता है। ठीक है, इसके भी जो प्रभावी जीन होता है वो कहाँ पाया जाता है? एक्स क्रोमोसोम्स में, और अप्रभावी जीन्स जो होता है वो भी होता है एक्स क्रोमोसोम्स में। हीमोफीलिया के जो प्रभावी जीन, एक जो है, चलिए पहला अप्रभावी लिख देते हैं। पहला अप्रभावी जीन हो गया एक्स, और प्रभावी जीन को भी लिखा जाता है किससे? एक्स से। ठीक है, इसमें भी अब क्या हो रहा है? असुविधा हो रहा है ना। प्रभावी भी एक्स से डिनोट किया जा रहा है, और प्रभावी को भी हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एक्स से, और अप्रभावी को भी डिनोट कर रहे हैं किससे? एक्स से। इसलिए असुविधा से बचने के लिए इसके जो प्रभावी जीन है, इस प्रभावी जीन को एक्स के स्थान पर किसका इस्तेमाल करते हैं? एच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका इस्तेमाल करें? एच का। तो उससे उत्पन्न जो वंशागतिकी होगी उसको, उसके अध्ययन में, उसका अध्ययन जो है क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल, उदाहरण। पहला उदाहरण है वाहक स्त्री का, वाहक स्त्री और सामान्य पुरुष से, सामान्य पुरुष से या फिर द्वारा उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागतिकी। हीमोफीलिया की वंशागतिकी, इनमें जो है सामान्य वाहक स्त्री है और सामान्य पुरुष का विवाह कर दिया गया, तो उससे जो भी संतान उत्पन्न होंगे उसमें कितने परसेंट सामान्य पुत्र और पुत्रियां, कितने परसेंट वर्णाद या वाहक पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न होंगे, ये देख लेते हैं। तो वाहक स्त्री के लिए कारक लिखते हैं एक्स और एच। यदि दोनों एक्स होता क्या होता? यहां पर दोनों एच लिखे तो क्या कहलाएगा? वो वाहक, सॉरी हीमोफिलिक है ना, चूंकि एक एक्स और एक एच है इसलिए क्या होगा? ये वाहक। इसका विवाह किसके साथ कर रहे हैं? सामान्य पुरुष के साथ। तो सामान्य पुरुष के लिए कारक हो गया एक्स और वाई। ठीक है, फिर से यहां पर हम वाई को क्या कर दिए? छोटा लिख दिए। फिर इनसे युग्मक बनेंगे, इसमें युग्मक बनेगा x और एक h, इधर युग्मक बनेगा एक x और एक y। ये हो गए गैमेट्स। अब जब गैमेट्स आपस में समेकित होंगे, निषेचित होंगे, तो उससे क्या बनेगा? जायगोट या युग्मनज। तो युग्मनज में यदि X और X ये दोनों क्रोमोसोम्स हस्तांतरित हो रहे हैं, तब जो पुत्री उत्पन्न हुई वो किस प्रकार की होगी? सामान्य पुत्री। फिर यहां और यहां पर देख लेते हैं X और H, ये जो पुत्री उत्पन्न हुई है किस प्रकार की होगी? वाहक। ठीक है, वाहक क्यों? क्योंकि एक जो है प्रभावी जीन है और एक अप्रभावी जीन है, इसलिए कहलाएगा वाहक पुत्री। फिर इस तरफ देख लेते हैं X और Y, ये जो पुत्र उत्पन्न हुआ क्या होगा?
क्या होगा? सामान्य। और इनसे उत्पन्न जो संतान की वंशागति की, एक H और एक Y, है ना, तो क्या होगा? हीमोफीलिया से ग्रसित होगा। हीमोफिलिक पुत्र। इस प्रकार इनके बीच हम वंशागति की देख रहे हैं, है ना। तो सामान्य पुत्री कितने % मिलेंगे? 25%, ठीक है। दूसरा वाहक पुत्री कितने %? 25%, है ना। फिर सामान्य पुत्र ये बनेंगे 25%, और हीमोफिलिक पुत्र ये बनेंगे 25%। इस प्रकार इनके बीच जो है जो संतति उत्पन्न होंगे, उन संततियों में 25% संतति सामान्य पुत्री ग्रुप में और 25% वाहक पुत्री ग्रुप में, है ना। और 25% पुत्र जो है सामान्य, और 25% पुत्र जो होंगे वो हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे, ठीक है। तो ये हो गई वंशागति की किसकी? हीमोफीलिया की। कब? जब एक वाहक स्त्री की विवाह किसके साथ कराया जा रहा है? सामान्य पुरुष के साथ कराया जा रहा है, तब, ठीक है। फिर एक आधा और उदाहरण देख लेते हैं इसी में। अगला उदाहरण, हीमोफिलिक पुरुष और सामान्य स्त्री। हीमोफिलिक पुरुष और सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति की। सामान्य स्त्री के लिए कारक क्या लिखेंगे? XX, X और दूसरा X, ठीक है। और इसका जो है हीमोफिलिक पुरुष के साथ निषेचन करवा रहे हैं, तो हीमोफिलिक जो पुरुष होगा उसका जीनोटाइप क्या होगा? H और Y, H और Y, है ना। अब यहाँ पे युग्मक बनेंगे, यहाँ भी 2 युग्मक बनेंगे। यहाँ पर युग्मक क्या बनेगा? दोनों X और X, जबकि यहाँ पर एक होगा H और एक होगा Y। क्लियर हो गया? अब आगे युग्मक जो बनेगा इसमें देख लेते हैं। यहाँ से X और यहाँ से आया H, क्या हुआ? XH, मतलब जो पुत्री उत्पन्न हुई वो क्या होगी? वाहक पुत्री होगी, ठीक है, क्योंकि एक प्रभावी जीन है और एक प्रभावी जीन और एक अप्रभावी जीन हो गया। फिर यहां पर X और H, इसमें भी जीनोटाइप क्या हो गया? X और H हो गया, इसलिए जो पुत्री होगी वो भी क्या होगी? वाहक पुत्री होगी। फिर इधर देख लेते हैं, X और
वाई, ये हो गया एक्स और यहां से हो गया वाई, तो जो पुरुष पुत्र उत्पन्न हुआ वो पुत्र क्या होगा, क्या होगा जी, सामान्य होगा, है ना, सामान्य पुत्र। और इनसे उत्पन्न संतानों को वंशागति की देख लेते हैं। एक्स और वाई, ये भी पुरुष क्या होगा, सामान्य होगा, ठीक है। इस प्रकार से 50% जो पुत्रियां हुई वो क्या होंगी, वाहक होंगी, और 50% जो पुत्र हैं वो क्या होंगे, सामान्य होंगे। इस प्रकार हीमोफीलिया की क्या होती है, वंशागति की होती है ना। वैसे ही आप यहाँ पे बदल सकते हैं, है ना, क्या और बदल सकते हैं, सामान्य पुरुष और हीमोफिलिक, सामान्य पुरुष और हीमोफिलिक स्त्री के द्वारा उत्पन्न संतानों की वंशागति की अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हीमोफिलिक सामान्य पुरुष और सामान्य जो स्त्री है उसके द्वारा हीमोफीलिया की वंशागति की, तो उसमें क्या होगा, हीमोफीलिया के लक्षण आएंगे ही नहीं, क्योंकि कैरेक्टर्स जो हैं, है ना, जो जीन है, प्रभावी जीन जब पुरुषों में विद्यमान नहीं है तो उस बीमारी का वहन नहीं होगा, ठीक है। अब हम इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा और देख लें। ये बीमारी के बारे में सबसे पहले खोज इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया, है ना, के मतलब परिवार में जो है इस बीमारी को सबसे पहले, हीमोफीलिया को सबसे पहले देखा गया था, है ना। वो शाही लोग हैं, शाही परिवार में जन्म लिया और शाही परिवार में उनका क्या हुआ, शादी हुआ था। शाही परिवार मतलब जो संपन्न परिवार, जो राजा महाराजा परिवार, है ना। तो चूंकि उस महाराजा परिवार में या शाही परिवार में इस बीमारी को सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए इसको किस बीमारी के नाम से हम जानते हैं, शाही बीमारी के नाम से जानते हैं। हीमोफीलिया का और दूसरा नाम क्या है, शाही बीमारी, है ना, क्योंकि प्रथम बार किसमें देखा गया, शाही लोगों में, शाही परिवार में, ठीक है। तो इस प्रकार आपने आज संलग्नता एवं जीन विनिमय का अंतिम कालांश, मतलब अंतिम चैप्टर, है ना, में लिंग संलग्नता की वंशागति की, लिंग संलग्नता की वंशागति की के अंतर्गत रंग वर्णांधता और हीमोफीलिया की वंशागतिकी के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।